स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं DBMS के MCQ विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तुम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फीचर्स मिसिंग इन फाइल सिस्टम बट प्रेजेंट इन DBMS? पहला बैकअप एंड रिकवरी, बी मैनुअल फाइल हैंडलिंग, सी फ्लैट फाइल स्टोरेज, डी सेक्वेंशियल एक्सेस। ये हमें पूछ रहा है जो इन चारों में से कौन सी ऐसे फीचर्स हैं जो कि DBMS में है लेकिन फाइल सिस्टम में नहीं है। तो चलिए हमारा ये MCQ का टॉपिक ही है विथ एक्सप्लेनेशन। तो पहले हम जान लेते हैं फाइल सिस्टम और DBMS के बारे में कुछ चीजें, फिर हम इसका आंसर्स करेंगे। तो पहली बात ये होता है जो हमें ये जानना हुआ है जो DBMS क्या है। तो DBMS का फुल फॉर्म क्या हो गया ये आप सभी को पता होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत ही छोटी बातें हैं। अब हम ये जानते हैं जो DBMS क्या होता है। यह किसी यूजर का तथा डेटाबेस के बीच का एक इंटरफेस होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ सपोज करिए एक यूजर है, ये एक यूजर है और ये एक DBMS का फाइल है, इसको हम DB फाइल बोल देते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS क्या है? DBMS एक इंटरफेस है, किसके बीच में? देखिए अब देखने से ही पता चल रहा है ये क्या है। ये एक इंटरफेस है, एक यूजर और डेटाबेस जो होता है हमारा फाइल, डेटाबेस फाइल जहाँ सारे डेटा रखे रहते हैं। वो डेटा कैसे रखे रह सकते हैं? किसी भी फॉर्म में रखे सकते हैं हम, इमेज के, टेक्स्ट के, ऑडियो के, वीडियो के, किसी भी फॉर्म में हम डेटा को डेटाबेस फाइल में रख सकते हैं। तो DBMS DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरफेस होता है किसी यूजर को और डेटाबेस के बीच में। क्या क्या करता है ये? तो ये देखिए क्या करता है, DBMS यूजर के रिक्वेस्ट को डेटाबेस क्वेरी में ले जाता है। जैसे मैं कुछ रिक्वेस्ट की, जो मुझे कुछ इमेज चाहिए, तो उस रिक्वेस्ट को DBMS ले गया डेटाबेस फाइल में और डेटाबेस फाइल तक पहुंचाया और डेटाबेस फाइल को रिक्वेस्ट किया जो मुझे ये चीज चाहिए, ये इमेज का रिक्वेस्ट आया है, मुझे आप ये फाइल दीजिए। तो उस इंफॉर्मेशन को फिर से DBMS को क्या किया, ये सॉफ्टवेयर वो ले लिया DB फाइल से, वो इमेज ले लिया और यूजर को भेज दिया। तो आई होप आप DBMS को समझ गए होंगे। जो ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये प्रोवाइड क्या करता है? इंटरफेस की तरह काम करता है। आई होप इससे बेटर तो आप लोग को कोई नहीं समझाएगा। DBMS जो क्या है, फुल फॉर्म में ही आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हम जानते हैं फाइल सिस्टम क्या है। फाइल सिस्टम देखो क्या होता है, DBMS जब तक नहीं आया था तो कैसे भी तो हम डेटा को रखते ही थे, फाइल को मैनेज करते ही थे। तो हम जो करते थे वो था हमारा फाइल सिस्टम। कंप्यूटर में बहुत तरह के फाइल होते हैं, उसको स्टोर करना, मैनेज करने का काम कौन करता था? फाइल सिस्टम करता था। फाइल सिस्टम के भी दो टाइप होते थे, एक फाइल एलोकेशन टेबल और एक न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जिसको हम NTFS भी कहते थे। कौन कौन होते थे? एक फाइल एलोकेशन टेबल और एक NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसका मेन फाइल MFS मतलब मास्टर फाइल सिस्टम कहलाता था और ये 1993 में विंडो एंटी कर्नल के लिए बनाया गया था, ठीक है। फाइल सिस्टम का हम यूज कहाँ करते थे? फाइल सिस्टम का यूज देखिए हम बहुत ही छोटे छोटे फाइल के लिए करते थे और DBMS का यूज हम कहाँ करते थे? लार्ज फाइल के लिए करते थे। फाइल सिस्टम और DBMS में क्या होता है, सेम डेटा मल्टीपल जगह पे हम फाइल सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन DBMS में डुप्लीकेसी नहीं होता है। मतलब जैसे कि हम किसी शादी में गए तो हम शादी में एक ही फोटो कितनी बार ले लेते हैं, हल्दी का ले लिए,
मेहंदी का ले लिए, ऐसे करके हम एक ही चीज का फोटो बार बार जगह पे रख देते हैं। लेकिन डीबीएमएस में हम ये नहीं होता है, डीबीएमएस में डुप्लीकेसी नहीं होती है, ये बहुत बड़ा अंतर है। फाइल सिस्टम में मल्टीपल यूजर को मल्टीपल टाइप से एक्सेस नहीं दे सकते हैं, लेकिन एडवांस सिक्योरिटी के कारण डीबीएमएस में मल्टीपल एक्सेस मिलता है मल्टीपल यूजर को। तो आई होप आप फाइल सिस्टम और डीबीएमएस के बारे में समझ गए होंगे। अब हम इसका देख रहे हैं बैकअप एंड रिकवरी, मैनुअल फाइल हैंडलिंग, फ्लैट फाइल स्टोरेज और सिक्वेंशियल एक्सेस। तो देखिए नीचे से शुरू करते हैं। सिक्वेंशियल एक्सेस अभी मैं आपको बताई हूँ। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है एक 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 करके। तो फाइल सिस्टम तो वही करता है, मल्टीपल लोगों को मल्टीपल एक्सेस नहीं दिया हुआ है, तो ये फाइल सिस्टम का काम है। तो ये आंसर गलत। दूसरा आ गया फ्लैट फाइल सिस्टम, ये सॉरी स्टोरेज, ये भी आंसर गलत। मैनुअल फाइल हैंडलिंग डीबीएमएस में नहीं होता है, लेकिन मैनुअल फाइल हैंडलिंग फाइल सिस्टम में होता है। अब आया बैकअप एंड रिकवरी। देखिए डीबीएमएस जो है सो प्रोवाइड करता है हमें ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी मैकेनिज्म, लेकिन ये चीजें हमारे फाइल सिस्टम में नहीं है। ये बहुत बड़ा मेजर मिसिंग फाइल सिस्टम इशू है, जो कि डीबीएमएस में है लेकिन फाइल सिस्टम में नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ए। तो इसके साथ आपका फाइल सिस्टम और डीबीएमएस दोनों क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, ये तो मैं आपको बता दी। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। जो डीबीएमएस एक इंटरफेस है जो यूजर से रिक्वेस्ट लेता है, यूजर से क्वेरी लेता है, डेटाबेस फाइल को डीबी फाइल को देता है उस रिक्वेस्ट को और बोलता है हमें ये दीजिए, फिर यूजर को वो उसके रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, उसे जो क्वेरी थी उसे वो सॉल्व करता है डेटा को डीबी से फेच करने पे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ऑप्शन ए, फाइल सिस्टम सपोर्ट डेटा इंटीग्रिटी, DBMS ensure minimal data redundancy, file system has poor security, DBMS support डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसमें से कौन सा जो है सो फॉल्स है? तो हम फिर से नीचे से शुरू करते हैं। डीबीएमएस जो है सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है, तो हाँ करता है। फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी पुअर है, बिल्कुल पुअर है। कैसे पुअर है? जैसे कि हम कोई भी डेटा कहीं भी सेव करते हैं, हम एक बार विंडो का ओपन कर दे तो हम जैसे कोई भी चीज लैपटॉप में सेव कर लिए ए फोल्डर सी फोल्डर के नाम से, और उसे वहीं पे बस एक हम क्या करते हैं स्क्रीन लॉक दे देते हैं लैपटॉप का और हो गया। कोई भी आया जिसे स्क्रीन लॉक का पासवर्ड पता है, खोल लिया, आराम से उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। लेकिन ये डीबीएमएस पे नहीं है, इसीलिए फाइल सिस्टम का पुअर सिक्योरिटी है। डीबीएमएस इंश्योर करता है मिनिमल डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी, तो ऑब्वियसली डीबीएमएस का ये काम है जो इसमें डुप्लीकेसी ना हो। लेकिन 100% तो देखिए कोई भी करेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसमें मिनिमल का यूज किया हुआ है, तो ये भी हमारा सही है। इसमें भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। पहला आया फाइल सिस्टम डज सपोर्ट डेटा इंटीग्रिटी, तो नहीं, फाइल सिस्टम डेटा इंटीग्रिटी को सपोर्ट नहीं करता है, ये फॉल्स हो गया। फाइल सिस्टम डज नॉट मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, इफेक्टिवली डीबीएमएस करता है, तो इसका आंसर हमारा ए हो गया। तो अब हम आते हैं जो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ डीबीएमएस? देखिए अभी हमने डीबीएमएस के बारे में बहुत कुछ जान लिया, तो हम सीधे ऑप्शन पे आते हैं। टू स्टोर एंड मैनेज डेटा, टू ऑर्गेनाइज डेटा इन अ फाइल, टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन अ डेटा, टू मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन अ टेबल। तो प्राइमरी फंक्शन इज सम फंक्शन है डीबीएमएस के, लेकिन उसका सबसे पहला फंक्शन क्या है? डीबीएमएस क्या करता है? डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है लार्ज फाइल सिस्टम को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है जो यूजर और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन करता है। इसमें डुप्लीकेसी नहीं होती है, डेटा कंसिस्टेंस एक्यूरेट होता है। एडवांस सिक्योरिटी के कारण ये मल्टीपल यूजर को मल्टीपल एक्सेस दे सकता है। डीबीएमएस में क्या होगा? डीबीएमएस में यूजर बिना डिटेल को जाने डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसमें यूजर के केवल वही इंफॉर्मेशन आती है जो उसे रखना चाहिए। तो ये सब
इसके फंक्शन है डीबीएमएस के, लेकिन प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी चीज को स्टोर करना और मैनेज करना। तो इसका आंसर हो गया टू स्टोर एंड मैनेज डेटा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, जो डीबीएमएस क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या होता है, डीबीएमएस के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, डीबीएमएस और फाइल सिस्टम के डिफरेंसेस भी थोड़े बहुत हमने जान लिए। अगर इन दोनों से कुछ भी क्वेश्चंस आए तो मैं उम्मीद रखती हूँ आप लोग से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ओल्डेस्ट डीबी मॉडल क्या है। ओल्डेस्ट डीबी मॉडल क्या है, तो डीबी मॉडल मतलब डेटा मॉडल। डेटा मॉडल क्या होता है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले स्ट्रक्चर को डेटा मॉडल कहते हैं। मतलब डेटा हम कैसे बताएं किसी को, जो कैसे है किधर है, तो एक हम मॉडल बनाते हैं। देखिए कितने तरह के डेटा मॉडल होते हैं, हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल, ईआर डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, डॉक्यूमेंट डेटा मॉडल और की वैल्यू डेटा मॉडल। इतने सारे डेटा मॉडल होते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है सबसे पुराना डेटा मॉडल क्या है। तो नेटवर्क है, फिजिकल है, हायरार्किकल है, रिलेशनल है। तो हम इसे ध्यान पे रखेंगे, जो सबसे पहला कोई आया तो वो था हमारा हायरार्किकल डेटा मॉडल। अभी हायरार्किकल मॉडल डेटा मॉडल की बात आए तो हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं चीजें। जो हायरार्किकल डेटा मॉडल जो है सो डेवलप किसके थ्रू हुआ, ये डेवलप हुआ आईबीएम के थ्रू। कब, 1968 में। कब हुआ, 1968 में, याद रखने वाली बात है। लेकिन ये किसके लिए डेवलप हुआ था, किसके लिए ये हुआ था, आईएमएस के लिए डेवलप हुआ था, आईएमएस के लिए डेवलप हुआ था। आईएमएस क्या है, तो ये एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। अब हायरार्किकल कैसा होता है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा ड्राइंग दिखा देती हूँ, ज्यादा बड़ा मैं नहीं दिखा पाऊंगी। ये सपोज करिए कॉलेज है, तो कॉलेज में कितने डिपार्टमेंट हुए, हम कुछ ले लेते हैं, एक फाइनेंस ले लिए, एक हम एडमिन ले लिए और एक हम एग्जाम ले लिए। वैसे लिया जाए तो बहुत ले सकते हैं, तो हम एक आपको बताने के लिए एक ये ले रहे हैं ताकि आपको हायरार्किकल का कुछ नॉलेज आ जाए, जिससे आप भूले भी ना। ठीक है, अब फाइनेंस के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो फाइनेंस के अंदर हमारा देखिए क्लर्क हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, फिर ये क्या है, ये एडमिन है। एडमिन के अंदर कौन कौन हो सकते हैं, फैकल्टी हो सकते हैं। एडमिन तुम किसी को बना दे सकते हैं जिसका मन, हमने फैकल्टी और प्रिंसिपल को बना दिया। फिर हमारा क्या आ गया, यहाँ हेड आ गया, यहाँ हेड आ गया और यहाँ कंट्रोलर आ गया, यहाँ पे कंट्रोलर आ गए। ठीक है, तो ये हमारा देखिए एक हायरार्किकल फॉर्म में है ना। एक यहाँ से आया, फिर इसके दो चाइल्ड हो गए, ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया। फिर ये अगर सपोज किया जाए तो ये इसके पेरेंट हो गए और ये इसके चाइल्ड हो गए। ठीक है, तो ये बोला भी जाता है, इसको हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशन भी बोल सकते हैं, या वन टू मेनी रिलेशनशिप। आप वन टू मेनी आप समझिए ना, एक से, देखिए जैसे कि ये है, ये इसको हम पेरेंट बोल दिए और ये तीनों जो है सो चाइल्ड हो गया, तो एक से तीन चाइल्ड हो गए, तो ये हो गया ना वन टू मेनी रिलेशनशिप। अगर एग्जाम में ये पूछ दे जो हम ओल्डेस्ट मॉडल जो हमारा हायरार्किकल मॉडल है उसके और नाम क्या है, तो ये भी बोल दे जो वन टू मेनी है क्या, पेरेंट चाइल्ड है क्या, तो हम दे सकते हैं। और ये ट्री डेटा टाइप मॉडल भी कह सकते हैं, देखने से ही आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर लग रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ये क्वेश्चन भी आता है जो ये कौन सा अप्रोच फॉलो करता है, हायरार्किकल डेटा मॉडल। तो हायरार्किकल डेटा मॉडल हमारा टॉप डाउन, हम जब इसको इसके डेटा मॉडल को रीड करेंगे तो हम टॉप से लेके बॉटम तक इसको रीड करेंगे, टॉप से बॉटम तक। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या होते हैं, ये जो होते हैं हमारे ये पेरेंट्स जो हुआ, तो पेरेंट इसको हम नोड भी बोलेंगे, नोड सेगमेंट भी बोल देंगे इसको, नोड सेगमेंट। ये सारे जो होते हैं सो नोड सेगमेंट हो गया। ठीक है, इस मॉडल में किसी पेरेंट का एक चाइल्ड दूसरे चाइल्ड के इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकता है, इसलिए इसे सिंगल पेरेंट मॉडल भी कह सकते हैं। समझ में आया, मतलब पेरेंट का जो एक चाइल्ड होता है वो दूसरे चाइल्ड के इंफॉर्मेशन को नहीं देखेगा।
हमारे जो ये सब है ये इसका नहीं देखेगा, ये इसका नहीं देखेगा, ठीक है। तो आई होप आप हायरार्कियल मॉडल समझ गए, जो ये डेवलप हुआ आईबीएम में 1968 के थ्रू। इसका ये एक मैं डायग्राम दिखाई हूँ, इसको हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बनाता है, इसको वन टू मेनी रिलेशनशिप बनाता है, इसे हम ट्री डेटा मॉडल भी बोल सकते हैं, और ये टॉप से बॉटम अप्रोच को फॉलो करता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, जिसका आंसर नेटवर्क हो जाएगा, जिसका आंसर रिलेशनल हो जाएगा, मैं आपको ये सारे चीजें बताते रहूंगी। अगर आप लोगों को हर चीजें वीडियोस में चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं हर चीज बता दूंगी इसी तरीके से। बस ध्यान से आप लोग मेरा वीडियोस देखते रहें, पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा, कोई डॉट ही नहीं बचेगा। चलिए थोड़ा बहुत मैं इसको क्लीन कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ अ वीक एंटिटी। हमारे पास दो तरह के एंटिटी होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एक होता है हमारा वीक एंटिटी। तो वो पूछ रहा है जो वीक एंटिटी का क्या होता है, मतलब अल्टरनेटिव नेम हम क्या बोलेंगे वीक एंटिटी के बारे में। क्या वो डोमिनेंट, ऑनर, चाइल्ड, या ऑल दी एबव। तो देखिए इसका आंसर होगा हमारा चाइल्ड। ये हो गया हमारा वीक एंटिटी का दूसरा नेम। क्यों? क्योंकि वीक एंटिटी जो होता है हमेशा स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड होता है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन वीक एंटिटी जो होता है सो डिपेंड होता है, ठीक है। अब आते हैं द कमांड, क्वेश्चन नंबर 6, द कमांड यूज टू रिमूव टेबल एंड ऑल डेटा परमानेंटली। मतलब कोई ऐसा कमांड होता है डीबीएमएस में जो कि टेबल को पूरी तरह से डिलीट कर देगा और डेटा को परमानेंटली रिमूव कर देगा। जैसे कि हमारा टेबल है, ये हमारा टेबल है, ये हो गया आईडी, ये हो गया नेम, ये हो गया रोल, ये हो गया क्लास। इस सब में हमारे कुछ कुछ वैल्यूज हैं। आप सपोज कर लीजिए, तो ये पूछ रहा है जो डिलीट, रिमूव, ड्रॉप, इरेज, इन चारों में से कौन से ऐसे कमांड है जो कि डेटा के साथ साथ इस टेबल को ही डिलीट कर दे, ये टेबल ही ना बचे। तो वो हमारा होता है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड क्या करता है, जो टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है और टेबल के जितने डाटा होते हैं उसको वो परमानेंटली डिलीट कर देता है, वो कि फिर से इसको हम बैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिलीट कमांड में हम जो रो चाहेंगे हम उसे ही डिलीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, डिलीट कमांड में अगर हम वेयर क्लॉज का यूज कर दे तो हम एक पर्टिकुलर चीज को डिलीट कर सकते हैं, जो कि ड्रॉप में नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक होता है हमारा ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या होता है, ट्रंकेट हमारा टेबल का सारा डेटा डिलीट कर देगा लेकिन उसके स्ट्रक्चर को छोड़ देगा। मतलब यहाँ से लेके आप समझ लीजिए यहाँ तक डिलीट कर दिया और ये स्ट्रक्चर छोड़ दिया इन फ्यूचर यूज के लिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीबीएमएस मॉडल यूज टुडे। आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला डीबीएमएस मॉडल कौन सा है। क्या वो रिलेशनल मॉडल है, क्या नेटवर्क, क्या हायरार्किकल, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। तो देखिए अभी हम पढ़े हैं हायरार्किकल मॉडल जो है सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है, तो ये तो नहीं होगा। तो अब 3 आया, तो 3 में हमारा आंसर बनता है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल जो है सो आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है। अब जैसे मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बोली, जैसे जैसे मॉडल्स आएंगे एक एक करके मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी। तो अभी हम जानते हैं रिलेशनल मॉडल के बारे में। तो देखिए रिलेशनल मॉडल सबसे अच्छा मॉडल माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा को हम टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। एक टेबल, देखिए टेबल पता ही होगा, जो मैं अच्छे से नहीं बना पाई हूँ अभी। तो ये रिलेशनल मॉडल हम लोग जो डीबीएमएस पढ़ते हैं, तो डीबीएमएस में क्या होता है, हम डीबीएमएस में कोई भी डेटा को सेव कर सकते हैं, जैसे कि इमेज, ऑडियो, वीडियो, किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। लेकिन हम अपने एग्जामिनेशन पर्पज से रिलेशनल डेटा मॉडल ही पढ़ते हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल के मतलब होता है जो हम
डेटा को स्टोर करेंगे टेबल के फॉर्मेट में। टेबल मतलब रो और कॉलम से बनता है। टेबल कैसे बनेगा? रो और कॉलम को मिला के ही टेबल बनता है। और टेबल को हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम डीबीएमएस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कुछ कुछ चीजें दिमाग पे बैठा लीजिए। टेबल इक्वल्स टू रिलेशन, और मतलब हम टेबल को ही रिलेशन कहते हैं। डीबीएमएस में जब भी रिलेशन वर्ड आ जाए तो आप समझ लीजिए ये टेबल हुआ। ठीक है। अब टेबल में कॉलम, एट्रीब्यूट, फील्ड, डोमेन एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल को में प्रेजेंट रिकॉर्ड की एंट्री एंट्री एक से अधिक बार नहीं हो सकती है। यह जो डेटा मॉडल था हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल, इसको ईएफ कॉर्ड का फर्स्ट रूल फॉलो करेगा कि इसमें क्या होता है, एक टेबल में रो तथा कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज हो जाता है। तो ये बहुत ही, आप खुद ही सोच लीजिए, बहुत से बहुत कम्प्लेक्स डेटा है, बहुत ही कम्प्लेक्स, मतलब 1000 हमारे पास डेटा है। उसको अगर हम नॉर्मल तरीके से यूज में लाए, जैसे कि हायरार्कियल मॉडल में हम उसे रखें, तो कितना टफ हो जाएगा हम लोग के लिए उसे मैनेज करना, उसे अपडेट करना। लेकिन अगर उसे हम टेबल के फॉर्मेट पे यूज किए, रोज एंड कॉलम में रखे, तो कितना इजी हो जाता है। हम एक ही चीज को रिलेशन बना के हम कितनी बार ना यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिलेशनल मॉडल। अभी तक हम लोगों ने दो मॉडल को रिवाइज भी कर लिया, हायरार्कियल मॉडल और रिलेशनल मॉडल। अब चलिए हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच कमांड इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल बट नॉट इट स्ट्रक्चर। अभी हम लोग पढ़े थे इसका आंसर जब हम ड्रॉप कमांड के बारे में पढ़े थे। तो हमने ड्रॉप के बारे में क्या पढ़ा था? ड्रॉप के बारे में हम ये पढ़े थे, जो ये पूरे टेबल के डेटा को और टेबल को डिलीट कर लेता है। ये हटते ही नहीं रहता है। हाँ, ठीक है। तो ड्रॉप नहीं होगा। डिलीट कमांड किसी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करेगा, जिसमें हम वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। ट्रंकेट, ट्रंकेट हमारा स्ट्रक्चर छोड़ देता है, मतलब ऑल रिकॉर्ड को रिमूव करेगा लेकिन टेबल के स्ट्रक्चर को छोड़ देगा। तो इसका आंसर हमारा हो गया ट्रंकेट। तो हमारा सही आंसर हो गया ट्रंकेट। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इतना बैटरी मेरा दिखाने लग गया जो मेरा दिमाग हट गया। तो हम आते हैं किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। डेटा के इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? हाइपर डेटा, टेरा डेटा, मेटा डेटा, रिलेशन। ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही ज्यादा पूछने वाला सवाल और बहुत ही छोटा सवाल है। इसका आंसर होता है डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। ठीक है, मेटा डेटा। मेटा डेटा के बारे में आप सब जानते हैं। डेटा के जो सारे इंफॉर्मेशन स्टोर रहते हैं, डेटा के भी इंफॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि इमेज है, तो इमेज का क्या हाइट है, क्या विड्थ है, क्या वो पिक्सल में है, क्या वो पीएनजी में है, क्या वो जेपीजी में है, ये सब उस डेटा को, जिस एक डेटा हो गया, डेटा इमेज हो गया। अब उस डेटा के क्या ही है, मतलब प्रॉपर्टी, उस पीएनजी में है, जेपीजी में है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, ये सब क्या है, ये हो गया मेटा डेटा। ठीक है। तो हमारा ये हो गया आंसर मेटा डेटा। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? डीबीएमएस एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन डैश एंड डैश ऑफ एन इंटरप्राइज क्लास सिस्टम। पहले क्वेश्चन में ही हम लोग इसका आंसर कर चुके हैं, बट फिर भी डेटा और डीबीएमएस किसके बीच में इंटरफेस का काम करता है? डेटा एंड डीबीएमएस एप्लीकेशन एंड एसक्यूएल। सी डेटाबेस एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। डी यूजर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी डेटाबेस एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। और इसको मैं पहले क्वेश्चन में ही डिफाइन कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं करूंगी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है व्हाट इज ट्रांजैक्शन इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में ट्रांजैक्शन क्या है। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो ट्रांजैक्शन क्या होता है। एक सेकेंड आप लोग रुकिए, वेट करिए, मैं आपको बताती हूँ जो ट्रांजैक्शन क्या होता है। क्या वो ग्रुप ऑफ ऑपरेशन होता है डेट परफॉर्म अ सिंगल लॉजिक यूनिट ऑफ अ वर्क, ए सिंगल यूनिट ऑफ अ वर्क, ए बैकअप फाइल, या ए ट्रिगर ऑपरेशन। तो ये होता है ग्रुप ऑफ ऑपरेशन दैट परफॉर्म अ सिंगल लॉजिक यूनिट ऑफ अ वर्क। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑपरेशन दैट परफॉर्म अ सिंगल लॉजिक यूनिट ऑफ वर्क। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन इज सेट ऑफ ऑपरेशन दैट अलाउ अ सिंगल लॉजिक यूनिट दैट फॉलो ए सीड प्रॉपर्टी, जो कि हमारे सीड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ट्रांजैक्शन हमारे एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये एसिड प्रॉपर्टी क्या है, एसिड प्रॉपर्टी का फुल फॉर्म क्या है। आई होप आप लोग ये सब जानते होंगे, बट मैं आपको ये बता दे रही हूँ जो एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है। एसिड में क्या होता है? ए का फुल फॉर्म होता है, ए का फुल फॉर्म होता है एटमोसिटी, सी का फुल फॉर्म होता है कंसिस्टेंसी, आई का फुल फॉर्म होता है आइसोलेशन, और डी का फुल फॉर्म होता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, मतलब अब एटमोसिटी क्या करता है? ये इंश्योर करेगा ट्रांजेक्शन को ट्रीटेड एज ए सिंगल और इंडिविजुअल यूनिट। ये जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो एटमोसिटी ये ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी जो होता है उसको इंश्योर करेगा जो हम एक एक यूनिट लेके चल रहे हैं। कंसिस्टेंसी जो होता है वो गारंटी देता है जो ट्रांजेक्शन जो हो रहा है डेटाबेस पे फ्रॉम वन वैलिड स्टेट से अनोदर, मतलब ये गारंटी दे रहा है कंसिस्टेंसी जो ट्रांजेक्शन हुआ सो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। ये डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। आइसोलेशन क्या कहता है? जो हम एक साथ जो बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं लेकिन सारे ट्रांजेक्शन तो एटमोसिटी के हिसाब से एक एक होके जाती है, तो एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। और ड्यूरेबिलिटी ये बोलता है जब हम ट्रांजेक्शन कर दिए और हम कमिटेड कर दिए, जो हाँ ट्रांजेक्शन हो गया तो फिर हम उसे बैक नहीं कर सकते हैं। यही हो गया हमारा एसिड प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट में मैं आपको ये बातें बता दी हूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए वन टू मेनी रिलेशनशिप। वन टू मेनी रिलेशनशिप के बारे में मैं आप लोग को जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ, एक से कई होना। आप सिंपल भाषा में सोच लीजिए, एक से हम एक इंसान, आप ये सोच लीजिए कई काम कर रहे हैं, या एक इंसान के कई चीज है लेकिन कई चीज के एक इंसान नहीं है। तो ऑप्शन ए, वन टीचर टीचर्स मेनी स्टूडेंट, one student has many teacher, one product has many supplier, many employee manage one department। तो देखिए यहाँ पे है many employee manage one department, मतलब एक एम्प्लॉय बहुत डिपार्टमेंट को मतलब एक एम्प्लॉय बहुत डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है। तो नहीं, मेनी एम्प्लॉय मेनी डिपार्टमेंट, ये मतलब ये हो गया मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप। वन प्रोडक्ट हैज मेनी सप्लायर, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सप्लायर हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सप्लायर एक प्रोडक्ट को भी तो बेच सकते हैं। तो नहीं, ये भी गलत हो गया। वन स्टूडेंट हैज मेनी टीचर, ये बोल रहा है एक स्टूडेंट के बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन एक टीचर क्या सिर्फ एक ही स्टूडेंट को पढ़ाएगा? तो नहीं, एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाएगा। हम ऐसे सोचेंगे, ये मत सोचेगा ये दे दीजिए, दे दिया है वन स्टूडेंट हैज मेनी टीचर मतलब ये वन हो गया, ये में एम हो गया, तो ये आंसर हो गया। नहीं, आपको अल्टरनेटिव तरीके से भी सोचना है। अगर एक स्टूडेंट दो टीचर, दो मैथ टीचर से पढ़ रहा है तो क्या वो दोनों मैथ टीचर वही स्टूडेंट को पढ़ा रहे होंगे? नहीं, वो और को भी पढ़ा रहे होंगे। ये आंसर गलत हो गया। आपको ऑप्शन नंबर ए पे आया वन टीचर टीचर्स मेनी स्टूडेंट, एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। ये आंसर हमारा एकदम सही होगा। 12 का आंसर ए होगा, जो एक टीचर बहुत स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। ये हमारा हो गया 12 का ए। तो अब हम आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है जो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? तो आई होप आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में पता होगा, जो नॉर्मलाइजेशन क्या है।
टू रिड्यूस रिडंडेंसी, टू इंक्रीज रिडंडेंसी, टू स्पीड अप क्वेरी और टू इंक्रीज डेटा डुप्लीकेसी। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ, नॉर्मल फॉर्म मतलब ये क्या करता है, ईआर मॉडल के का प्रयोग करते टेबल को बहुत सारे फॉर्म में ये अलग कर देता है। नॉर्मलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है जो नॉर्मलाइजेशन का क्या काम होता है, टेबल में डेटा के डुप्लीकेसी और रिडंडेंसी को ये मिनिमम कर देता है। ये एक ही टेबल को अलग अलग तरीके से तोड़ेगा नॉर्मलाइजेशन। और वो क्या करेगा नॉर्मलाइजेशन, उस सब टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाता है और उस रिलेशनशिप के थ्रू हर टेबल को एक्सेस करेगा। इससे ये क्या हो जाता है, ये डेटा डुप्लीकेसी जिसे हम रिडंडेंसी कहते हैं डेटाबेस के फॉर्म में, उसको ये मिनिमाइज कर देता है। जब टेबल में डेटा रिडंडेंसी होगा तो उसके कारण डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, जिससे हम टेबल को 3 प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन। अब देखिए इतना डिटेल में जाऊंगी तो वीडियोस काफी लंबा हो जाएगा। आप लोग, मैं इस सब का एक एक वीडियोस बना दी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा उन वीडियोस को। तो अभी जब हमने जाना है तो ये क्या करता है, रिडंडेंसी डेटा, इंक्रीज रिडंडेंसी, स्पीड अप क्वेरी, इंक्रीज डेटा डुप्लीकेसी। तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा रिडंडेंसी को। आप जो छोटे मोटे एग्जाम दे रहे होते हैं उसके लिए आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में ये बस छोटी सी चीजें ही याद रख लीजिए, जो ये डेटा के रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी को मिनिमाइज करता है। ये कभी नहीं होता है जो ये खत्म करता है, मिनिमाइज करेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ प्राइमरी की। तो देखिए प्राइमरी की के बारे में इसमें ट्रू क्या है, ये करने से पहले हम जानते हैं प्राइमरी की क्या होता है। तो प्राइमरी की में हम याद रखेंगे इन चीजों को। जो प्राइमरी की का जो हमारा एट्रीब्यूट होता है, नॉट नल होता है और यूनिक होता है, नॉट नल होता है और यूनिक, ये एकदम याद रखिएगा। प्राइमरी की एक कैंडिडेट की ही होता है जिसका वैल्यू हमेशा यूनिक और नॉट नल होता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होता है। ठीक, इसलिए प्राइमरी की को हम यूनिक का यूनिक हुआ, प्राइमरी की एक ही हुआ तो प्राइमरी की यूनिक हुआ। अब देखिए हम ऑप्शन देखते हैं, इट कैन कंटेन अ नल वैल्यू, तो ये आंसर गलत, क्योंकि हम अभी पढ़े हैं जो प्राइमरी की जो होता है यूनिक और नॉट नल होता है। इट कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू, तो ये भी गलत हुआ क्योंकि प्राइमरी की यूनिक होता है, डुप्लीकेट वैल्यू कैसे हुआ। इट कैन नॉट बी चेंज, इट यूनिकली आइडेंटिफाई इट रिकॉर्ड, इट कैन नॉट बी चेंज, क्यों नहीं चेंज होगा, चेंज तो होगा बट इसकी वैल्यू यूनिक रहेगी। अब चौथा है इट यूनिकली आइडेंटिफाई इट रिकॉर्ड, तो इसका आंसर यही है। अब हम पढ़ेंगे लोएस्ट लेवल ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर। लोएस्ट लेवल क्या होता है हमारे डीबीएमएस के आर्किटेक्चर का, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल और लॉजिकल लेवल। तो देखिए डीबीएमएस का जो आर्किटेक्चर होता है कैसा होता है, ये हमारा हो गया, थोड़ा शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी। ये हो गया फिजिकल लेवल, ये हमारा हो गया कंसेप्चुअल लेवल, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल लेवल। मैं एक बार शॉर्ट में आप लोग को बता दे रही हूँ, आप लोग ना याद रखना ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसको हम फिजिकल लेवल बोलेंगे, इसको हम लॉजिकल लेवल बोलेंगे, इसको हम व्यू लेवल बोलेंगे, व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल और ये हो गया हमारा फिजिकल लेवल। ठीक है, अब फिजिकल स्कीमा, फिजिकल लेवल क्या होता है, डेटाबेस का जो एक्चुअल डेटाबेस फाइल होता है ना, डेटाबेस का जो एक्चुअल डेटाबेस फाइल होगा वो कहाँ स्टोर होगा, वो कहाँ स्टोर होगा, वो हमारा फिजिकल लेवल में ही स्टोर होता है। मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन इसको मैनेज करता है। अब फिजिकल में हम एक बात याद रखेंगे, फिजिकल स्कीमा जो होता है सो यूज होता है, फिजिकल लेवल को हम इंटरनल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा
तीनों बोलते हैं। याद रखिए, मेरा ये बात नोट करिए, जो फिजिकल लेवल होता है उसको हम इंटरनल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा दोनों बोलेंगे। ठीक है, ये क्या करता है, एक सिंपल बात याद रखिए और कुछ नहीं, ये स्टोरेज ऑफ डेटाबेस के साथ डील करता है। ये जो फिजिकल लेवल है जिसको हम इंटरनल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा करते हैं, वो क्या करता है, स्टोरेज के साथ काम करता है। फिजिकल डील विथ स्टोरेज ऑफ ए डेटाबेस के साथ। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल स्कीमा को हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। इसके बारे में भी आप ये याद रखिए, जो ये डील करता है टेबल एंड देयर रिलेशनशिप के साथ। इसमें मतलब ये बताया जाता है जो डेटाबेस में कौन कौन सा डेटा स्टोर होता है। इस स्कीमा में डेटाबेस को डिजाइन किया जाता है, सारा चीज यहीं पे हुआ। डेटाबेस कहाँ स्टोर हुआ, डेटाबेस मतलब डेटाबेस में जो डेटा स्टोर हुआ वो फिजिकल स्कीमा में स्टोर हुआ। कंसेप्चुअल स्कीमा में डेटा के डील करता है टेबल और रिलेशनशिप के साथ। डेटाबेस में कौन कौन सा डेटा स्टोर रहता है, डेटाबेस को कैसे डिजाइन करते हैं, डेटा के आधार पर टेबल को क्रिएट करेंगे, टेबल के बीच रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे। कहाँ पे, कंसेप्चुअल स्कीमा में। अब आए हम एक्सटर्नल स्कीमा, जिसको हम व्यू लेवल भी कहते हैं। इस स्कीमा में यूजर कनेक्ट रहता है। एक्सटर्नल स्कीमा डायरेक्टली कनेक्ट विथ अ यूजर, मतलब ये डील करता है रिक्वायरमेंट ऑफ ए यूजर के साथ। अब ऐसे याद रखिए, इस स्कीमा के द्वारा हम डेटा नहीं, इसमें हम यूजर के नीड के लिए अलग अलग स्कीमा बनाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल स्कीमा कंसेप्चुअल स्कीमा एंड फिजिकल स्कीमा से हिडन होता है, मतलब यूजर को डिस्प्ले नहीं होता है, एक से दूसरे डिस्प्ले नहीं होते हैं। तो आई होप मैं बहुत ज़्यादा ही बता दिया आप लोगों को, फिजिकल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा। ठीक है, फिजिकल स्कीमा हो गया हमारा, इंटरनल स्कीमा और फिजिकल लेवल। कंसेप्चुअल स्कीमा हमारा लॉजिकल हो गया, और ये हमारा लास्ट बचा एक्सटर्नल स्कीमा, व्यू लेवल। तो फिजिकल स्कीमा डील विद द डेटा, कंसेप्चुअल स्कीमा डील विद टेबल एंड देयर रिलेशनशिप, एंड एक्सटर्नल स्कीमा जो है सो डील विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अ यूजर। तो अब आप ही सोचिए, द लोएस्ट लेवल ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या होगा, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, इंटरनल और लॉजिकल। तो ऑब्वियसली है हमारा इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल स्कीमा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल लेवल। अब हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये मैंने बहुत ही डिफाइन कर दिया, तो आप लोग समझ ही गए होंगे सारी बातें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, which of the which level of DBMS architecture provide physical data independency? Which of the DBMS architecture, between conceptual and internal level, between external and conceptual level, between external and internal level, none। देखिए, अब एक ये भी बात आ जाता है डेटा इंडिपेंडेंसी का। जो डेटा इंडिपेंडेंसी कैसे होता है, हमेशा एक ड्राइंग याद रखिए आप लोग, ये जैसे कि मैं अभी बताई फिजिकल, जब भी ये सब बातें आए ना हो तो ऐसे ड्राइंग बना लीजिए मेरी तरह। ये हो गया हमारा व्यू लेवल या एक्सटर्नल स्कीमा, जो बोलिए। अब देखिए यहाँ इसके नीचे क्या हो गया, डीबी फाइल हो जाता है, इसके नीचे डीबी फाइल। ये ड्राइंग याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे दो एरो ऊपर, एक एरो ऊपर, एक एरो नीचे। ठीक है, अब देखिए इस दोनों के बीच को हम बोलेंगे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। और अब इस दोनों के बीच को हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। तो अब ये क्या पूछा, जो डीबीएमएस का जो कौन सा ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी में है। तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे मैं जैसे लिखी हूँ, तो ये फिजिकल और कंसेप्चुअल के बीच का हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन पढ़ के खुद भी इसका आंसर कर सकते हैं। बिटवीन कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल, कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल, फिजिकल को ही हम फिजिकल लेवल को ही इंटरनल लेवल कहते हैं। और ऑप्शन जाने की जरूरत है नहीं है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट 3 लेवल आर्किटेक्चर। अभी हमने पढ़ा है
provide data abstraction, provide data independence, directly link user to physical data, has internal conceptual and external schema which are not true. ये पूछ क्या रहा है? नॉट ट्रू. ये क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा? 17. तो प्रोवाइड डेटा एब्स्ट्रैक्शन तो ऑब्वियसली ये ट्रू है. प्रोवाइड डेटा इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली ये ट्रू है. डायरेक्टली लिंक यूजर टू फिजिकल डेटा होता है, आप यहीं पे देख लीजिए, यूजर है ये फिजिकल डेटा से लिंक होता है नहीं, बीच में तो ये आ गया ना लॉजिक कंसेप्चुअल, तो ये हो गया नॉट ट्रू. हैज इंटरनल एक्सटर्नल, इसके बाद बिल्कुल बिल्कुल. अब हम आते हैं मिनिमम. क्या क्वेश्चन है हमारा? द मिनिमल सुपर की इज नॉन एज प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, अल्टरनेट की. तो हमारा मिनिमल सुपर की कौन सा है? तो मिनिमम सुपर की हमारा है कैंडिडेट की. कैंडिडेट की क्या होता है? इसका डिफिनेशन ही है कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की, नो एट्रीब्यूट कैन रिमूव एंड स्टिल यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दिमाग पे रखिएगा ए मिनिमल कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की. तो ये हो गया आप लोगों का आंसर. अब देखिए कुछ चीजें याद रखने की होती है. एक डायग्राम मैं बताती हूँ. ये हो गया हमारा प्राइमरी की. अब देखिए ये हो गया प्राइमरी की का डब्बा, ये हमारा हो गया कैंडिडेट की. अब ये देखिए ये हो गया हमारा कैंडिडेट की का डब्बा. अब ये हमारा हो गया सुपर की, ये हो गया हमारा सुपर की का डब्बा. इसका मतलब आप समझते हैं? ड्राइंग में अच्छे से नहीं बताई हूँ. एवरी प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की, एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की, बट एवरी सुपर की इज नॉट अ कैंडिडेट की एंड एवरी कैंडिडेट की इज नॉट अ प्राइमरी की. मतलब तो आप लोग मतलब सुपर की, जितने सुपर की होते हैं वो जितने खे सारे प्राइमरी की जो होते हैं सो कैंडिडेट की होते हैं, सारे कैंडिडेट की जो होते हैं सुपर की होते हैं, लेकिन सारे सुपर की सारे कैंडिडेट की नहीं होते हैं और सारे कैंडिडेट की सारे प्राइमरी की नहीं होते हैं. और ये जानने वाली बातें हैं, इसे जान लीजिए. क्वेश्चंस आते हैं. चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे. विच की यूज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल. दो टेबल के बीच में कौन सा ऐसा की है जो कि रिलेशनशिप बनाता है? कैंडिडेट की, फॉरेन की, अल्टरनेट की और सुपर की. तो इसका आंसर हमारा होगा फॉरेन की. इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है हमारा फॉरेन की, जो कि दो टेबल के बीच में फॉरेन की जो कि दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाता है. मतलब किसी एक टेबल का प्राइमरी की किसी अन्य टेबल में अगर एक कॉलम के रूप में प्रयोग लिया जाए तो उसे हम फॉरेन की कहते हैं. जैसे कि आप सपोज कर लीजिए, आपको एग्जांपल से मैं बता देती हूँ. ये स्टूडेंट है, यहाँ हम स्टूडेंट का आईडी दिए, यहाँ हम नेम दिए, फिर हम यहाँ एक कोर्स नाम का टेबल बनाए जहाँ पे ये हम कोर्स का आईडी लिए, फिर हम नेम लिए, फिर हम स्टूडेंट का आईडी लिए. तो ये देखिए ये क्या हुआ, ये हमारा प्राइमरी की जो है सो यहाँ पे यूज हुआ और इस दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बताया. तो इस क्या ये प्राइमरी की यहाँ भी प्राइमरी की हुआ? तो नहीं, प्राइमरी की तो हमारा एक ही होता है जो कि यूनिक होता है. तो ये जो रिलेशनशिप बनाया दूसरे टेबल में जाके, ये भी एक यूनिकनेस का ही काम कर रहा है. तो इसे हम बोलेंगे फॉरेन की. मतलब इससे हम रेफरेंस की भी कहते हैं, क्योंकि यह दो टेबल के बीच का रिलेशन ना जनरेट किया. रेफरेंस की एकदम ये वर्ड याद रखिएगा. फॉरेन की जो होता है नॉट नल एंड नॉन नल हो सकता है. मतलब जैसे कि प्राइमरी की जो होता है ना यूनिक होता है और नॉट नल होता है, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचेंगे फॉरेन की हमारा नॉट नल भी होगा और यूनिक भी होगा. चलिए बहुत कुछ बता दी मैं. विच की कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट. कंपोजिट की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की और फॉरेन की. तो कंपोजिट की होगा इसका आंसर. कंपोजिट की जो होता है दो और मोर एट्रीब्यूट को मिला के यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. जैसे कि किसी में हमारा प्राइमरी की नहीं है, सपोज करिए हमेशा प्राइमरी की हो जरूरी नहीं है, किसी टेबल में हमारे पास प्राइमरी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट का हमारा रोल नंबर है
और स्टूडेंट के हमारे, नहीं तो ये बोल सकते हैं स्टूडेंट का नेम है और स्टूडेंट के फादर नेम है, दोनों को मिला के कंपोजिट की हो गया, जो कि यूनिकनेस का काम करेगा। ये यूनिकनेस का ही काम करता है। जब हमारे पास किसी टेबल में प्राइमरी की नहीं होता है तो हम यही करते हैं, एक टेबल के दो एट्रीब्यूट को मिला के एक यूनिकनेस हम प्रोवाइड करते हैं, वही हो गया हमारा कंपोजिट की। अब क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट की। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, आप सोचिए। अभी मैं बताई हूँ दो और मोर एट्रीब्यूट, इसमें एक एट्रीब्यूट होता ही नहीं है, दो या उससे ज्यादा एट्रीब्यूट को हम यूज कर सकते हैं, तो कुछ नहीं सोचना है, सब में तो एक एट्रीब्यूट है, इस सब में एक एक एट्रीब्यूट है, इसमें दो एट्रीब्यूट है, डायरेक्ट आंसर। अब पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ सुपर की एंड कैंडिडेट की। अभी मैं आपको डायग्राम से बताई थी, क्यों बताई थी, इन्हीं सब क्वेश्चन के कारण मैं बताई थी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कहाँ, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 22, 21 तक हमने कर लिया। एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की, एवरी सुपर की इज अ कैंडिडेट की, बोथ आर सेम नन। अभी हमने क्या उस डायग्राम में देखा था प्रीवियसली, इसमें जो एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की, ऑब्वियसली एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की, आंसर ए होगा। इसको मैं डिफाइन तभी कर दी थी, जो जितने प्राइमरी की होते हैं वो कैंडिडेट की होते हैं, एंड जितने कैंडिडेट की होते हैं वो सुपर की होते हैं, लेकिन जितने सुपर की होते हैं वो सारे कैंडिडेट की नहीं होते हैं, और जितने कैंडिडेट की होते हैं वो सारे प्राइमरी की नहीं होते हैं। प्राइमरी की हमारा यूनिक और नॉट नल होता है, कैंडिडेट की भी हमारा एक मिनिमम सुपर की है जो कि यूनिकनेस ही प्रोवाइड करता है। तो आई होप आप लोगों को की के भी कंसेप्ट याद हो रहे होंगे। अब देखिए, द लॉजिकल डिजाइन एंड द स्नैपशॉट ऑफ ए डेटा एट अ गिवन इंस्टेंस इन अ टाइम इज नोन एज इंस्टेंस एंड रिलेशनशिप, रिलेशन एंड स्कीमा, डोमेन एंड स्कीमा एंड इंस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है स्कीमा एंड इंस्टेंस, स्कीमा और इंस्टेंस। द लॉजिकल डिजाइन एंड स्नैपशॉट ऑफ ए डेटा, स्कीमा क्या हुआ, स्नैपशॉट ऑफ ए डेटा, इंस्टेंस क्या होता है, एट ए गिवन इंटरवल ऑफ ए टाइम हम जो कोई काम करते हैं वही हमारा हो गया इंस्टेंस। जैसे कि अभी 12 बजे मैंने एक रोटी खाया, लेकिन फिर 12:02 पे दो रोटी खाया, वो क्या हो गया, अपडेट होते रहता है, ये डायनामिक इन नेचर होता है इंस्टेंस। पहले एक आंसर फिर दो आंसर। स्कीमा क्या हो गया, ऑब्वियसली याद रखिए स्कीमा और स्नैपशॉट ऐसे है, स्नैपशॉट ऑफ डाटा ही हो गया है स्कीमा। अब आते हैं 24 क्वेश्चन नंबर पे, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमंग द आइटम। अभी पहले ही पेज पे, पहले ही स्लाइड पे इसका आंसर था, जो टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप कौन फॉलो करता है, क्या वो रिलेशन करता है, क्या वो नेटवर्क करता है, क्या वो हायरार्कियल करता है, या सब मेंशन। तो हमने पढ़ा था जो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ए डीबी मॉडल है, कौन है, हायरार्कियल है, वही टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप को फॉलो करता है। तो ये थे हमारे डीबीएमएस के कुछ क्वेश्चन। मैं कुछ क्वेश्चंस एक और पार्ट में लाऊंगी, तब तक के लिए आप लोग इसे पढ़िए। ये बेसिक सारे क्वेश्चन थे, इनसे भी क्वेश्चंस आएंगे, इनसे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। मैं और क्वेश्चंस लाऊंगी और डीबीएमएस को पूरे अच्छे से कंप्लीट कर दूंगी। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे, और बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब चैप्टर है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। फिर भी अभी आपको समय मिले, टाइम मिले, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके इन सब के बारे में 3 लेवल स्कीमा सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप एक बार देख लेना वीडियो को। और टाइम ना हो तो इस वीडियो से भी आपके काम चल जाएंगे, बस इसे 1 से 2 बार, 2-3 बार देखने होंगे तो आपके दिमाग में आएंगे बातें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।